नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जिसे भारत ने कभी एहसान देकर पाकिस्तान के जुल्म से आजाद करवाया, भारत ने छोटा भाई समझकर एक नया मुल्क बनाया, जिसे कि वहां के लोग पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों सितम से, हत्या बलात्कार जैसे अपराध से छुटकारा पा सके। लेकिन वही बांग्लादेश आज इतना खतरनाक हो चुका है कि वहां हिंदू खुले हवा में सांस भी नहीं ले सकते। मुल्ला मुनीर से यूनुस की बढ़ती दोस्ती से बांग्लादेश में जिहादी बारूद फटने लगा है। ट्रंप की गोद में बैठे यूनुस के इशारे पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सीआईए एजेंट यूनुस का कट्टरपंथी जाल और भारत विरोधी चाल, क्योंकि जो घिनौना काम एक तरफ मुल्ला मुनीर कर रहा है, वही कट्टरपंथी यूनुस भी कर रहा है। कहने को तो नोबेल पीस प्राइज विनर है, नोबेल प्राइज विनर है, लेकिन हरकतें किसी सड़क छाप गुंडे जैसी। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम भारत के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने की धमकी दी जा रही है और ये सो कॉल्ड नोबेल प्राइज विनर खामोश बैठा है। यानी बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बना दिया गया है। तो वहीं भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने बांग्लादेश को क्लियर वार्निंग दे दी, जिसे जिहादी मुनीर और पाखंडी यूनुस की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका तक खलबली है। रूस ने कहा है कि हमने बांग्लादेश को लिबरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और इंडिया रशिया बांग्लादेश टाई बहुत इंपॉर्टेंट टाई है और इसे बर्बाद किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात, आज की डिबेट में हमने पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश को कॉर्नर करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए, या फिर उसे यह बताने के लिए कि बांग्लादेश गलत रास्ते पर जा रहा है, यूनुस गलत फैसले ले रहा है, क्या मेजर्स लिए, क्या फैसले लिए और क्या जो फैसले लिए वो सही साबित हुए। आज से 1 साल पहले एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठाया था कि जब हिंदू एट्रोसिटी बांग्लादेश में हो रही है तो हमारी सरकार क्या कर रही है, हमने कौन से कड़े कदम उठाए, उसकी भी चर्चा आज की डिबेट में करेंगे। एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट आज करेंगे भारत के स्टांस को लेकर, भारत के स्टैंड को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश को सबक सिखाना होगा। और अगर बांग्लादेश को आज नहीं बताया गया कि बांग्लादेश को लिमिट में रहना चाहिए तो फिर देर हो जाएगी। बांग्लादेश की सड़कों पर खुलेआम हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। हिंदुओं को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की परतें भी खुलने लगी। बांग्लादेश की हिंसा आंतरिक नहीं बल्कि प्रायोजित नजर आती है। इसमें विदेशी ताकतों की भूमिका नजर आती है। मुल्ला मुनीर और कट्टर नेटवर्क अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। आज हम वही सवाल पूछेंगे जो अब तक खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने और सरकार जमात की बनाने के लिए बाहरी एजेंसियों ने दखल दिया है? सीआईए एजेंट यूनुस को कठपुतली बनाकर ट्रंप दक्षिण एशिया में क्या प्रभाव बढ़ाने के लिए अस्थिरता को हथियार बना रहे हैं? क्या भारत के विरोध में एशिया में माहौल बनाया जा रहा है जिसमें चीन तक शामिल है? सवाल यह, मुल्ला मुनीर के इशारे पर नाचने वाला यूनुस रूस के हस्तक्षेप के बाद क्या भारत विरोधी साजिशों को शांत कर पाएगा? कंगाल पाकिस्तान खुद तो कटोरा लेकर अमेरिका के दर पर लोन लेने के लिए बार बार बैठा रहता है और वही हालात बांग्लादेश में जिहादी साजिश के जरिए करना चाहता है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है क्योंकि उस इकोनॉमी को पालने पोसने का काम भारत ने किया, लेकिन बांग्लादेश एहसान फरामोश निकला। खासकर वहां की नई जनरेशन जो भारत के 7 सिस्टर्स को लेने की बात करते हैं, जो भारत पर कब्जे की बात करते हैं,
इनके एंसेस्टर्स को, इनके फोरफादर्स को हमने आजादी दिलवाई, हमने हथियार उठाए, तब जाकर ये आजाद हुए। वरना पाकिस्तानी इनके साथ गैंगरेप करते थे, मर्डर करते थे, गुलामी करवाते थे, इन्हें जमीन का कीड़ा कहते थे बंगाली बोलने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते, किस बात के मुसलमान हैं। और आज वो इस्लामिक कट्टरपंथी के नारे लगा रहे हैं बांग्लादेश के लोग। हादी के कातिलों को भारत विरोधी गिरफ्तारी का एजेंडा चलाया गया। कट्टरपंथियों पर भारत के खिलाफ शिकंजा दिख नहीं रहा। अल्पसंख्यकों की जिहादियों को सुरक्षा फ्री हैंड दिया गया है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक, बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी गई। यानी साजिशें भारत विरोधी लगातार हो रही है। किसके इशारे पर हो रही दुनिया जानती है, कौन फंड कर रहा है ये भी पता है। पाकिस्तान तो कर नहीं सकता, पैसे ही नहीं, कहां से करेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, वो पाकिस्तान के या फिर बांग्लादेश के इस सिचुएशन को कैसे फंड कर सकता है। फोकस यह है कि भारत को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गोल्डमैन सैक्स ने साल 2025 के लिए भारत की ग्रोथ रेट 7.6 अनुमानित की है इस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दूसरी तरफ भारत के आसपास की सिचुएशन को देख लीजिए। आप नेपाल देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। और यूनुस किस तरह से काम कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यही दंगाइयों का बॉस है। खुद हादी को गोली मरवाई, खुद इस कार्रवाई पर चुप रहा, इसके बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा भड़काई, एक्शन नहीं लिया, मीडिया संस्थानों पर हमले किए गए, जिहादियों को फ्री हैंड दिया गया और जिहादी के जनाजे में यूनुस पहुंचा। ये सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन दोगे, सबसे पहले कुर्सी यूनुस की जाएगी। यानी कट्टरपंथी यूनुस के इशारे पर बांग्लादेश धधक रहा है और वहां की मीडिया ही अब यूनुस को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमने 1.5 साल में क्या किया। जब शेख हसीना को भारत में लाया गया और बांग्लादेश से निर्वासित किया गया, तब से लेकर आज तक कितने हालात बदले। क्या हिंदुओं के लिए चीजें चेंज हुई? नहीं हुई। क्या हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटी में कमी आई? नहीं आई। क्या हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले खत्म हुए? नहीं हुए। अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर बीच चौराहे पर मार दिया गया और बाकायदा जलती हुई लाश को हवा में टांग दिया गया। बांग्लादेश की स्थिति देखिए, जिस बांग्लादेश को हम मदद करते रहे। 1971 में हमने इसको आजादी दिलवाई। हिंदुओं की आबादी में आपको बताता हूं, 1974 में 13.5, 1981 में 12.1%, 1991 आ जाइए 10.5%, साल 2001 आ जाइए 9.3%, साल 2011 आ जाइए 8.5%, 2022 आ जाइए 7.95% और आज तकरीबन 6.5% के आसपास यह आंकड़ा है, जहां तक कि अनुमान बताते हैं। यानी कि जिस बांग्लादेश को हम दूध पिलाते रहे, दरअसल वो आस्तीन में सांप निकला और वहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती गई। हमने पाकिस्तान किया, हमने पाकिस्तान पर सवाल उठाए, पाकिस्तान में मानवाधिकार संकट को लेकर भी हम दुनिया भर में बोलते रहे। लेकिन क्या हम बांग्लादेश को लेकर बोलते रहे? या फिर हम बांग्लादेश को नजरअंदाज कर गए? चाहे पूर्ववर्ती सरकारें रही हो, चाहे मौजूदा सरकार रही हो, आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश में कभी हिंदू सुरक्षित थे ही नहीं और बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आकर मौज मार रहे हैं। इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को आइसोलेट किया जाए? नॉर्थ ईस्ट में रंगपुर को जोड़कर चिकन नेक को 222 किलोमीटर चौड़ा कर दिया जाए। कॉक्स बाजार को भी नॉर्थ ईस्ट से जोड़ दिया जाए, जिससे नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों के साथ साथ बीच फैसिलिटी भी हो जाए। सब जाके बांग्लादेश को उसकी औकात पता चले कि भाई आपने जो क्या किया और आपको क्या हासिल होना चाहिए।
बांग्लादेश में एक साल पहले भी हिंदुओं के खिलाफ ऐसी ही हिंसा हुई थी और ये लगातार जारी है। आंकड़े मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें कोई दबी छिपी बात नहीं है। और अगर हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए नहीं बोलेगा तो कौन सा मुल्क बोलेगा? मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अमेरिका या यूरोप? सुनिए एक साल पहले अज़हरुद्दीन ओवैसी का यह बयान जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, क्या सवाल पार्लियामेंट में उठाया गया था। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry in India? एक साल पहले अज़हरुद्दीन ओवैसी कह रहे $10 मिलियन देने का वायदा किया और हुआ कुछ नहीं। सरकार क्या एक्शन ले रही है बांग्लादेश के खिलाफ? बहुत गंभीर सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल, अनंत अमित प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं रविंद्र के द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हिंदू सेवा संघ, विश्व हिंदू सेवा संघ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित से पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा, पिछले 1-1.5 साल के दरमियान अनंत अमित जी, बांग्लादेश को यह बतलाने के लिए कि बांग्लादेश का जन्म ही भारत की वजह से हुआ, इंडियन आर्मी की वजह से हुआ, और बांग्लादेश को नर्क से आजादी दिलाने वाला ही भारत था, आज की जनरेशन को यह समझाने के लिए हमने क्या कदम उठाए? विवेक जी, जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हैं, और आपने देखा हो कि भारत में भी, भारत के कई डिस्ट्रिक्ट में, कई राज्यों में जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ दीपू दास के निर्मम हत्या के बाद जो आक्रोश हिंदुस्तान के लोगों में देखने को मिला है, यहां तक नेपाल में भी लोग सड़क पे उतरे हैं इसके खिलाफ, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों से जो स्थिति बनी हुई है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वहां पर फर्जी आदमी जो बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस, वो सिर्फ एक ही षड्यंत्र रच रहा है कि किस तरीके से भारत को कमजोर करना है, और उस षड्यंत्र के पीछे निश्चित तौर पे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, और भी कुछ कंट्री हो सकते हैं। और भारत सरकार लगातार 1.5 वर्षों से बहुत गंभीर मामलों को लेकर भारत सरकार ने चटगांव के जो कि बच्चे वहां से बांग्लादेश से पढ़ने के लिए आते थे, मेडिकल और तमाम पढ़ाइयों को, वो भी बंद कर रखा है, और भी कई चीजें, पैसे देने बंद कर दिए। आज बांग्लादेश हमारे पैसों पे पल रहा है, हमारे रोटियों पे पलने वाला बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की जरूरत जो कर रहा है, और उसका बगावती पोस्टर बॉय उस्मानी हादी जिस तरीके से वहां पे चिकन नेक की बात कर रहा था, वहां पे 7 सिस्टर की बात कर रहा था, और उसकी हत्या निश्चित तौर पे इसी ने कराई है, यूसुफ ने कराई है, और एक दुनिया को मैसेज देने के लिए। लेकिन विगत 18 तारीख की घटना ने हिंदुस्तान को झकझोर दिया है, और हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ने बांग्लादेश को कहा है, कूटनीति के तहत भी कहा है, और हमारे पिछले 1-1.5 साल से हम झकझोरते ही जा रहे हैं, हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं। झकझोरने के साथ उसको औकात भी बता रहे हैं, और अभी हमारी सरकार ने उसको जवाब उसी तरीके से देंगे ना। लेकिन जो भारत में भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, हम बार बार आपको विवेक जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2004 में यूपीए की सरकार थी और जायसवाल साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा आज हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की संख्या 12 मिलियन है, जो कि 2016 में जब हमारी सरकार 14 में बनी वो 20 मिलियन हो चुका था, और 14 के बाद से आज तक में हमने ये प्रयास किया है कि जो हिंदुस्तान में घुसपैठी तो कोई भी देश करता है सर, वो तो अमेरिका भी डिपोर्ट करता है ना अमित भाई, अमेरिका भी डिपोर्ट करता है अवैध प्रवासियों को, हम भी करेंगे, तो ये तो रूटीन वर्क है सर। आप अगर बांग्लादेश के ऐसे अच्छे टाइज होते तो आप अवैध प्रवासियों को अलाउ कर देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, हो सकता है क्या? नॉट इम्पॉसिबल। घुसपैठियों को लेकर हम सड़क से लेकर सदन तक में ये कहते रहे कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां की तत्कालीन सरकार से भी हम कहते रहे, हमारी सरकार आने के बाद 2217 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो भी रूटीन वर्क है सर। आनंद भाई, ये भी रूटीन वर्क है। आप बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं करेंगे, अगर बांग्लादेश से अच्छे टाइज होंगे हम बॉर्डर फेंसिंग नहीं करेंगे, करेंगे ना, ये भी रूटीन वर्क है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या किया हमने बांग्लादेश के खिलाफ जिससे बांग्लादेश को एक मैसेज क्लियर कट गया हो कि आप संभल जाइए या फिर आप दायरे में औकात में रहिए, आप बात खत्म हो गई? उनके वो बंद किए,
जहां से बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए, उस सेंटर को बंद किया है। हमने गोड्डा का प्लांट जो है, वो अब जो बिजली जो हम बांग्लादेश को दे रहे थे वो भी पिछले 4 महीने से बंद है। तमाम हमने पैसे देने जो जो निश्चित तौर पे ओवैसी साहब का आप दिखा रहे थे, उस समय की बात थी, और आज पिछले 6 महीने से लगातार भारत सरकार की नजर उन पर है, और हम सारे अपने संसाधनों को उनको देने से मना कर रहे हैं। लेकिन कुछ कूटनीति होती है, उस कूटनीति के तहत सरकार काम कर रही है, और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के जो हालात है, हमारी सरकार की पैनी निगाहें हैं उस पर, और हमारी सरकार ने उनसे बात करके कहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ जो वहां की तत्कालीन सरकार जो व्यवहार कर रही है वो उससे बाज आए, नहीं तो उसके कड़े परिणाम भुगतने के लिए बांग्लादेश तैयार है। छोड़िए, वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आपस यहां मिला लेंगे, और ये खुलेआम वॉर मॉन्गरिंग वहां की सड़कों पर चल रही है। वो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इधर लेते आएंगे। मैं चुग साहब का रुख कर रहा हूं। चुग साहब शायद इसको थोड़ा डिटेल में समझा पाए कि पिछले 1-1.5 साल में इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं। अमन चुग सर। नमस्कार है जी, जय भारत है। मुझे लगता है कि भारत, जय हिंद। स्टेप्स भारत की जो स्टेप्स हैं बांग्लादेश में तो डायरेक्टली देखने को नहीं मिले हैं, एंड मैं यहाँ पे कहूंगा कि गवर्नमेंट ने कोई ठोस सबूत या ठोस स्टेप्स नहीं लिए हैं। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि 2026 में इनका प्लान ऑफ एक्शन वेस्ट बंगाल से होते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तहत बांग्लादेश में एक्शन की तैयारी है अब। क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक जो बातचीत कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि ये हमें समझना है कि इसमें 2-3 एंगल हैं। मैं कई बार कहता हूं कि थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ी इकोनॉमिक्स तो समझ आएगा, पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स। भारत की ग्रोथ, जैसे आपने मेंशन किया कि हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 3 में पहुंचे, इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि डीप स्टेट का पैसा भारत की इस ग्रोथ में नहीं लगा, इसलिए अनरेस्ट अक्रॉस भारत सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट किया गया, कभी श्रीलंका के थ्रू, कभी नेपाल के थ्रू, एंड अभी बांग्लादेश के थ्रू। 40 लाख रुपए टका दिए गए हैं अननोन गनमैन को, कई लोगों को मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीपी के लीडर्स को भी वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली यहां पे कहीं ना कहीं यूएस का डायरेक्ट एंगल है, क्योंकि ट्रंप की बात नहीं सुनी जा रही है। इसमें भी जो स्टेटमेंट जो वहां से आ रही है कि जी 200 साल पुरानी दुश्मनी है, अगर आप मेरे को मौका देंगे मैं 200 साल का लिंकेज भी बताऊंगा, क्योंकि वहां पे लिंकेज कहां से पैदा हो रहा है वो 200 साल का। मगर यहां पे क्लियर कट लफ्जों में लोकल यूएस एम्बेसडर जो है वो ट्वीट करता है, फ्रांस के अथॉरिटीज ट्वीट करते हैं कि उस्मान हादी का मसैकर किया गया, शर्मनाक बात है। मगर उस्मान हादी एक फॉडर था, बड़ा वाला सीन क्रिएट करने के लिए कोई और पर्सन है जिसका ये 200 साल का जो लिंकेज बता रहे हैं। एंड ऐसे ही अरब स्प्रिंग भी करा गया था, जो ओबामा के टाइम पे किया गया था। आज के दिन में ट्रंप एक तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्प्रिंग करवाना चाहता है, ताकि जो ट्रेड वॉर जो पर्सपेक्टिव है या ट्रेड जो डील है, भारत कई जगह तो निपटा रहा है मगर यूएस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो ये दोनों एंगल है। आप मौका देंगे तो ऑब्वियसली मैं 200 साल पुराने का जो लिंकेज है वो भी बता दूंगा, एंड फिर जो टैरिफ वार के पर्सपेक्टिव से जो उसका लिंकेज है वो भी बताने की कोशिश करूंगा, वो भी जानेंगे। लेकिन शिवानंद हुल्यालकर जी के पास जा रहे हैं। अपने देश में निंदा प्रस्ताव का दौर जारी है, फिर से एक बार से सारी पार्टियां निंदा कर रही हैं, कड़ी शब्दों में आलोचना की जा रही है, कड़ी शब्दों में निंदा की जा रही है। शिवानंद जी ने भी कड़ी शब्दों में आलोचना और निंदा की होगी। शिवानंद जी को लगता है कि ईवीएम और बाकी मुद्दों पर, एसआईआर पर पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, लेकिन हिंदू एट्रॉसिटी जो पड़ोसी देशों में हो रही है उस पर बात नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में इस पर जिक्र नहीं होता है, इवन अपोजिशन भी सवाल नहीं उठाता है, जो कि एक स्ट्रांग अपोजिशन है, वो भी बात नहीं करते अपोजिशन में कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। शिवानंद हुल्यालकर जी, क्या ये अपोजिशन की भूमिका है? गुड इवनिंग विवेक सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। देखिए, देश सर्वोपरि है। प्रियंका गांधी जी ने खुद पार्लियामेंट हाउस में मुद्दा उठाया, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नजरअंदाज कर दिया, अमित शाह जी नजरअंदाज कर दिया, ओम बिरला तो पूछो मत, नहीं ये बात मत कीजिए, ये बात मत कीजिए, तो चलता है सर। बीजेपी जीतने के लिए आए हैं, हम समाज सेवा के लिए आए हैं। दूसरी बात, हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रियंका जी ने सवाल कब उठाया था ये आप बताएंगे मुझे? थोड़ा टाइम वगैरह कुछ बता सकते हैं? पार्लियामेंट के अंदर क्या क्वेश्चन आवर में उठाया, 0 आवर में उठाया, कब उठाया ये सवाल प्रियंका जी ने? प्रियंका गांधी जी ने दूसरे मीडिया कर्मियों से बातचीत में सवाल उठाया था, ये मुझे पता है, इतनी जानकारी है मुझे। पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही सर उठाया है। ये देखिए,
और इसमें कुछ ऑडियो ही नहीं है सर, क्या सुना रहे हैं आप बता दीजिए ना सर। उन्होंने, प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में क्वेश्चन पूछ के बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हो रहे, युवा युवती के ऊपर अत्याचार हो रहे, भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहे, हिंदुओं को बचाइए, ये खुद प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट हाउस में मुद्दा उठाया था। एलओपी राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था। दूसरी बात ये देखिए, मोदी साहब ने अदानी का बिजली बांग्लादेश को सप्लाई चालू है, वाटर सप्लाई चालू है बांग्लादेश को। बांग्लादेश को पाकिस्तान का आरडीएक्स और आर्मी का ट्रेनिंग चल रहा है बांग्लादेश में। ये पूरा नरेंद्र मोदी सर को सब कुछ पता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी इंटरफायर नहीं कर रहे। तुर्की, चाइना, अमेरिका ये सब सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान को। हम हल्के में लेना उचित नहीं है विवेक सर, बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि अदानी देश की देश सर्वोपरि है। हिंदू के ऊपर कहीं भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो पीओके लेने का इतना अच्छा मौका था। आप लोगों ने, अदानी देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई ठीक बात है कि आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया होगा, आप लोग ध्यान दिलवा दिए होते। अपोजिशन का कुछ तो फायदा मिले इस देश को, या अपोजिशन सिर्फ अपने एजेंडे के हिसाब से चलाने के लिए अपोजिशन है? विवेक जी, सिर्फ एसआईआर और ईवीएम के लिए? भाई फिलिस्तीन में अगर कुछ हो जाए तो आदमी तो फिलिस्तीन का कपड़ा पहनकर पार्लियामेंट में पहुंचने लगता है, फिलिस्तीन की चीजें आपके एक्सेसरीज में दिखने लगती हैं। विवेक सर 10 सेकंड बात करने दीजिए। नहीं, फिलिस्तीन इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 11 साल से जब से प्राइम मिनिस्टर बने तब से हिंदू खतरे में है। इंडिया में भी हिंदू खतरे में है। मैं बोलता हूं डंके के साथ, मैं भी एक हिंदू हूं। कितना हिंदुओं को नौकरी दिया, कितना हिंदुओं को डेवलपमेंट किया। नहीं, हिंदू खतरे में आप ये डंके की चोट पर बोले ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप इस लाइन पर बने रहिएगा। मैं रंजन जी का एक रुक कर लेता हूं, रंजन जी से रिएक्शन चाहूंगा। रंजन जी स्वागत है आपका। रंजन सिंह जी हेलो। देखिए, गुड इवनिंग विवेक भाई, सारे पैनलिस्ट भाइयों को गुड इवनिंग। देखिए, शिवानंद भाई जिस तरीके के भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कह रहे हिंदू यहाँ भी खतरे में है। अब तो बांग्लादेश की बात दूर की बात हो गई। मैं वही उसी भाषा पे आ रहा था कि इनके इसी भाषा पर आज दिग्विजय सिंह जी का बयान आपने सुना होगा। जिस तरीके से कट्टरपंथी सोच से ग्रसित, राजनीतिक कट्टरपंथी के सोच के इनकी पार्टी होती जा रही है। हालांकि शिवानंद भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, ये मतलब राइट पर्सन इन रॉन्ग पार्टी में है, ये ठीक है। भैया आप लोगों की मित्रता के चक्कर में वो बांग्लादेश में हिंदू खतरे में आ गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, लेकिन इंसान बड़ा सुरक्षित है इनके हिसाब से। अरे इंसान खतरे में है ये क्यों नहीं कहते? कब तक ये एमवाई समीकरण की गीत गाते रहेंगे? कब आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता ने ये भी तो बयान दिया था ना कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। ये किसने बोला था? क्यों बोला था? मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी ऐसी बयान, कोई भी ऐसी सोच किसी खास समुदाय की बात नहीं है। रंजन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या 1.5 साल में ऐसा कुछ हुआ जिससे कि बांग्लादेश को सबक मिल सके कि भाई कम से कम भारत के अगेंस्ट नहीं जाना, जो इंडिया लॉक्ड कंट्री है। देखिए, पाकिस्तान से तो कोई दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान ने तो आईएसआई का हेडक्वार्टर तक खोल दिया बांग्लादेश में। आपको याद होगा विवेक भाई, कुछ साल पहले अभी इतनी हिम्मत कैसे हो गई बांग्लादेश नहीं, सीएए का जब सीएए जब लाया गया, इसी घटना के प्रोटेक्शन में लाया गया ना। जब सीए आया तो इनके नेता का, बड़े नेता का संसद में से लेकर सड़क तक कैसे बिलाप महागठबंधन के साथी लोग ने शुरू कर दिया था। मैं कहता हूं कि ये लोग जिस तरीके से धर्म का आर बनाकर, हथियार बनाकर ये सत्ता में वापसी लाना चाहते हैं, हमारे यहां तो चारों धर्म सर्वधन हिताय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पॉलिसी पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और हमारे लिए तो लोकतंत्र का श्रृंगार है। भारती हमारे साथ जुड़ गए और द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जल्दी से द्विवेदी साहब का एक रिएक्शन ले लो। भैया भारती जी आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा थोड़ा सा। द्विवेदी जी, क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेश को सबक सिखाने का काम हुआ है पिछले 1-1.5 साल में? विवेक जी, पहले तो सभी लोगों को और आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत जी। मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल नहीं हुआ। अगर होता तो आज ये दूसरी बार बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं होता था। जिस तरीके से बांग्लादेश में पिछले साल हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया,
अगर हमारे देश के लोग, हमारे देश के नेता चाहते थे तो ये दोबारा ये घटना नहीं होती थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश की जो राजनीति है इतनी गंदी है, और ये हमारे देश के जो सेकुलर नेता हैं ये अगर नहीं सुधरे तो आने वाले समय में जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में नहीं हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, जिस इसमें तरीके से सेक्युलर मदनी नेता, का बयान आया था सेक्युलर कि नेता क्या जिहाद करेंगे, आप होगा। बताइए मुझे। इसमें सेक्युलर नेता क्या करेंगे? वो बांग्लादेश में जाके प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते। मनोबल कभी बढ़ता है जब देश के लोग हिंदुओं का, हिंदू सनातन का विरोध करते हैं। ये सेकुलर नेता वहां पे नहीं जा सकते, ठीक है, मगर यहाँ पे तो विरोध मत करें। जिस तरीके से अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में ये लोग आज हर सनातन धर्म के आगे अड़ंगा डालते हैं, जिस तरीके से विरोध करते हैं, तो ये आने वाले समय में जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में नहीं हो, वो बड़ी बात नहीं है, भारत में भी होने वाला है। मदनी का बयान याद कर दीजिए। तब आप भी वही कह रहे हैं ना कि हिंदू खुले हिंदुस्तान मंच में भी से- खतरे में है। आप भी वही कह रहे हैं ना, हिंदू यहाँ हिंदुस्तान में भी खतरे में है। जहां पर बिल्कुल हिंदुओं की खतरे आबादी में। घटेगी वहां हिंदू खतरे में आएगा, यही कह रहे हैं ना आप? हर जगह हिंदू खतरे में है, क्योंकि हिंदुओं की जो पॉलिसी है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, हमारे देश की जो पुराने लोगों ने गलतियां करके गए जी। हैं, उन गलतियों को आज पूरा ठीक है, हिंदू यश भारती समाज जी का भुगत रिएक्शन रहा है। चाहूंगा। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए। यश भारती जी। विवेक भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, बड़ा अच्छा पैनल आपने बना के रखा हुआ है। इन सारे पैनल, हमारा मित्र देश कौन सा है जो हमारी, जिससे हमारी सीमाएं जुड़ती हो? नेपाल से हमारी मित्रता है, श्रीलंका से हमारी मित्रता है, म्यांमार से हमारी मित्रता है, पाकिस्तान से हमारी मित्रता है, चीन से हमारी मित्रता है, बांग्लादेश से हमारा मित्र देश कौन है? इससे क्या लेना देना? और अगर हम मित्र, यश भारती विवेक जी भाई, क्या मेरा लेना देना निवेदन, इससे? मेरा इजराइल का, मेरा आप निवेदन मुझे है, चलिए मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इजराइल के 5 मित्र देश बता दीजिए जो उसके पड़ोस में बैठे हैं। जी यश भाई। अब विवेक भाई, मेरी कमीज आपसे सफेद, आपकी कमीज मुझसे सफेद, अब अगर इसमें ही लगना है तो बन गया भारत। अरे मैं कहता भारत हूं और इजराइल बांग्लादेश में को बहुत, सबक सिखाइए, सुनिए मैं ना, तो यही सुनिए कह ना, रहा हूं। मेरा और मैंने कुछ गलत निवेदन कहा है, ही नहीं। मेरा आप बोलिए, निवेदन है। आप अपनी पॉलिटिकल लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। भारत और इजराइल में बहुत बड़ा फर्क है। हमें इजराइल नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? भारत में तमाम विविधताएं, यहाँ सबकी स्वीकार्यता है, सबको सम्मान है। पूरी दुनिया में हमारी यही खूबसूरती की पहचान है। भारत के आगे पूरी दुनिया झुकती है, महात्मा गांधी के आगे सब नतमस्तक होते हैं, बुद्ध के सामने सब नतमस्तक होते हैं। बांग्लादेश तो लोड ले नहीं रहा, पूरी दुनिया की बात करें यश भाई। अरे विवेक भाई, मैं वही तो बता रहा हूं, आपने एक नया क्वेश्चन कर लिया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब आप, ठीक है, मैं बोलिए। मुद्दे पे आ ठीक है, जाता हूं। ठीक है, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने जो सवाल किया था कि हमारा मित्र देश कौन है, और अगर जो हमारे मित्र देश है, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र था, उसके साथ मित्रता में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमारा शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। और भी जो हमारे मित्र देश थे वो भी हमारे शत्रु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जिनको चुनाव से पहले मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, उनको साबरमती किनारे पे झूला झुलाने का काम करते हैं सरकार में आते ही। वो हमारी जमीन कब्जा कर लेते हैं, पाकिस्तान से चले जाते हैं, और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी बातें कर रहे थे, कूटनीति। अरे किसको कूटना? भारतीयों को कूटना, ये नीति है आपकी। पाकिस्तान पे आपने प्रतिबंध लगाया, पानी पे हमने प्रतिबंध लगाया, लेकिन प्रेस की आजादी दे दी। कब वहां के पत्रकार आके भारत में आके पत्रकारिता करने लगे, ये किसी को पता नहीं चलने दिया। गुपचुप में आजादी दे दी कि गोदी मीडिया बन के काम करो तो ऑल इज वेल, लेकिन पाकिस्तान मीडिया पाकिस्तानी बन के काम ना करे। इन्होंने इसको हरी झंडी दे दी। क्यों दे दी, अब इनसे सवाल कीजिएगा। उसी तरीके से मैं बांग्लादेश के लिए यह जानना चाहता हूं, रोज आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जाता है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप भी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाते हैं। रोज बांग्लादेशी, रोज रेंगोनिया, रोज बांग्लादेशी, रोज रेंगोनिया। बांग्लादेश को अगर कोई कहता है सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। SIR करेंगे तो बांग्लादेश, CI करेंगे तो बांग्लादेशी, NRC करेंगे तो बांग्लादेशी, और फिर बांग्लादेशी प्रतिक्रिया देगा तो ये चुप बैठ जाएंगे। तब आप हमसे सवाल करेंगे विवेक जी कि भाई विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? आप भी तो सरकार की नीति, सरकार का आप भी तो SIR EVM से बाहर नहीं निकल पा रहे सर।
आपने कौन सा हिंदुओं की रक्षा का मुद्दा उठा दिया पार्लियामेंट में? आपने कौन सी हिंदू एट्रोसिटी की बात कर दी? आपने कब सरकार से जवाब मांग लिया? अब ठीक है, आपके मुद्दे हैं, आपका पॉलिटिकल स्टैंड है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं इस बात की, लेकिन आपने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ दिया पार्लियामेंट के अंदर जिसे मैं आपकी तारीफ कर दूं हिंदू एट्रोसिटी को लेकर? क्या पाकिस्तान में हिंदू एट्रोसिटी को लेकर कभी कुछ बोला? क्या बांग्लादेश में हिंदू एट्रोसिटी को लेकर बोला? फिलिस्तीन में मुसलमान एट्रोसिटी को लेकर तो पूरी दुनिया बोलती है, पूरा भारत देश बोलता है। हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करता है और हमारा पूरा देश उसके ट्रेंड के पीछे लग जाता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो। विवेक भाई, मुझे लगता है आपने मुझे कुछ मेरी बात बोलने के लिए बुलाया है। नहीं, मैं भी एक भारतीय हूं भाई साहब, मैं भी एक भारतीय हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मेरे दिल में भी दो बातें होती है। ऐसे नहीं सिर्फ आपकी दिल की बात, मेरी दिल की बात भी आएगी। नहीं विवेक भाई, मैं ये जानना चाहूं, मुझे सही लगता है कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है? मुझे गलत फहमी तो नहीं है कोई? तो मेरी बात तो आ जाने दीजिए आप। अगर आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया है, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको हिंदुस्तान का दर्द हो रहा है, मुझे भी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में अगर किसी भी भारतीय को तकलीफ होगी तो दर्द मुझे भी होगा। और भारत तो मानवता की बात करता है। दुनिया में किसी भी देश में अगर कोई पीड़ा होती है तो भारत अग्रणी भूमिका में रहता है। लेकिन वही दिक्कत है कि रोज बांग्लादेशियों को कोसोगे तो क्या बांग्लादेशियों को दर्द नहीं होगा? क्या उनकी अपनी राष्ट्रीयता नहीं होनी चाहिए? नहीं, प्रमोट कर रहे हैं अवैध घुसपैठियों को क्या, अवैध घुसपैठियों को आरती थोड़ी उतारें आप दिग्विजय सिंह के बयान। अरे भाई साहब, अवैध घुसपैठियों का क्या करें? आरती उतारें? नहीं, आप क्या, आपके घर में कोई जबरन घुस जाएगा, आप क्या करेंगे? मेहमान नवाजी करेंगे? आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, एक लाइन का जवाब, फिर मैं अनंत अमित जी के पास जा रहा हूं। हाँ, आपके घर में कोई जबरन घुस जाए, आप मेहमान नवाजी करेंगे कि भाई शेख हसीना जबरन घुसी नाराज हो जाएगा? ये शेख हसीना जबरन घुसी है। शेख हसीना का आना, शेख हसीना का आना डिप्लोमेटिक चैनल से आना हुआ है या वो फेंसिंग लांग के आई हैं? नहीं, शेख हसीना फेंसिंग लांग के आई हैं, ये कह रहे हैं आप? व्हाट इज दिस यश भारती जी, क्या बात कर रहे हैं आप? दलाई लामा कैसे आए थे फिर? भाई हम भी यही पूछ रहे हैं, दलाई लामा कैसे आए थे फिर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चिंता जाहिर करते थे आपके जो पूर्व दिवंगत नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी? कहते थे बार बार चाइना को लेकर और थ्रेट को लेकर हमेशा वो सतर्क करते थे भारत को। कैसे आए थे दलाई लामा? मैं जवाब दे दूं विवेक भाई? जल्दी से सर, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा जी। बांग्लादेशी लोगों से आपको नफरत है कि हिंदुस्तान में नहीं रहना, फिर डिप्लोमेटिक तरीका हो गया। कहीं किसी और देश में क्यों नहीं गई शेख हसीना? भारत में क्यों आई? और भारत में आई तो फिर भारतीय और हिंदू क्यों परेशान हो रहा बांग्लादेश में? यही तो मैं इंटरनेशनल पॉलिसी की बात कर रहा हूं। जो हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वो शत्रु देश क्यों हो गए? क्या शेख हसीना को, क्या पॉलिसीज फेल क्यों हो रही है? क्या शेख हसीना को जगह देकर भारत ने गलती की? मौजूदा सरकार ने गलती की? देखिए, इस पर मैं अमन जी सवाल के बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। अनंत अमित, विवेक जी, देश में बहुत सारी डिप्लोमेटिक स्थितियां रहती है, उस स्थितियों के हिसाब से सरकार को अपने तरीके से चलना पड़ता है। लेकिन यश भाई, जिस तरीके से आप प्रश्न उठा रहे हैं, आप रोहिंग्यों की बात की, घुसपैठियों को बात को, चूंकि आपको वोट की राजनीति करनी है, तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, बस यही एक मुद्दा है, आप उस पर क्यों नहीं आते? आज दिग्विजय सिंह ने जो कहा, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, आप दिग्विजय सिंह के बयान को क्यों नहीं कोट करते हैं? वो कह रहे कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक चूंकि सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उसका बदला बांग्लादेश में लिया जा रहा है। आप उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? कांग्रेस के हमारे मित्र शिवानंद जी उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? दिग्विजय सिंह आपके बहुत बड़े लीडर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा रहे हैं, लोकसभा रहे हैं, और आज जो देश में उन्होंने कहा, देश ऐसे बयानों की कभी भी सहमति प्रदान नहीं करेगा। आज बांग्लादेश जल रहा है, कल पाकिस्तान अपने मानचित्र से हटने वाला है, और आप भारत के लोगों को, भारत के सरकार को आईना दिखा रहे, ये कह के कि भारत का अल्पसंख्यक चूंकि खतरे में है इसलिए उसका बदला वहां पे हिंदुओं से लिया जा रहा है। ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ऐसे बयानों की निंदा करता है। और बांग्लादेश भी आप देखिएगा, जो पाकिस्तान जैसी स्थिति में है, कटोरा लेकर जैसे घूम रहा था ना पाकिस्तान, वैसे ही बांग्लादेश भी घूमता रहा है। बांग्लादेश कुछ दिन पे विश्व के मानचित्र से हट जाएगा। भारत के तरफ अगर आंख उठाने की कोशिश उसने की है तो इसका मुंहतोड़ जवाब देगा भारत। नहीं, हंसिए मत शिवानंद जी, हंसिए मत। ठीक है, शिवानंद हुल्यालकर कुछ कह रहे थे, उसके बाद अमन जी आपके पास में आ रहा हूं। शिवानंद हुल्यालकर जी। विवेक सर, अमेरिका में टेरिफ बांग्लादेश में 20% है और इंडिया में 50% की है टेरिफ। नंबर 1, अगर अनंत भाई मेरे मित्र इतने जोर जोर से बोखला गया, इतना जोर जोर से वो कटोरा लेके फिर अदानी का बिजली क्यों सप्लाई करे नरेंद्र मोदी पार्टनरशिप में?
आप बोलो आपके प्राइम मिनिस्टर को कहा आज का बंद करो, पानी बंद करो, फिर कटोरा लेके बैठेगा, ट्रेन बंद करो, सर्विस बंद करो, फैसिलिटी बंद करो। बिल्कुल, मैं इस बात पर आपके साथ हूं। बकवास करने का मैं ये सैंक्शंस लगाने के लिए मैं बिल्कुल शिवानंद हुलियालकर जी के साथ हूं। बंद कर दीजिए ट्रेन सर्विस, बंद कर दीजिए व्यापारिक रिलेशनशिप, बंद कर दीजिए सारे टाइज। जब तक रिलेशन सामान्य नहीं होंगे हम कोई टाइज नहीं रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी बंद कीजिए, करो, हम आपके साथ है। इंडिया गठबंधन पूरा, हमारे एलओपी जननायक राहुल गांधी जी पूरा नरेंद्र मोदी सरकार के साथ है। ठीक है, एक एक करके अनंत अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक करके। ठीक है हुलियालकर जी, आ रहा हूं आपके पास, आपकी बात आ गई। अनंत अमित जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी 10 सेकंड कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? इनके युवराज वहां सोरस के साथ बैठ के हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खतरे की बात कर रहा है, पूरे दुनिया को। आप बांग्लादेश को कैसे सबक सिखाएंगे? इंपॉर्टेंट ये। अमन चुग कुछ कहना चाह रहे हो? यशभाती जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, और द्विवेदी जी उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। चुग साहब, क्या बांग्लादेश से शेख हसीना को यहां रखना ये डेंट कर गया भारत को या वहां के हिंदू को, या ये गलती थी, या डिप्लोमेटिक टाइज में ऐसा होता है? देखिए, हमें थोड़ा इसको फिर हिस्टोरिकली फिर समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि भारत सब कॉन्टिनेंट में इस टाइम पे भारत की किसी भी देश, पड़ोसी देश से नहीं बनती। ये एक वेस्टर्न वर्ल्ड का, डीप स्टेट का एक प्रेरोगेटिव रहा है कि हमेशा जिस सब कॉन्टिनेंट को आपको हथियाना है या वीक रखना है, उसके आसपास वाले कंट्रीज को हमेशा उस कंट्री के अगेंस्ट एंगर बना के रखो। देखिए 1920 1930 में, जब एक तरह से, मैं हमेशा कई बार कहता भी हूं, 20th सेंचुरी में कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म, फेनेटिज्म एंड अब रिसेंट टाइम में LGBTQ, ये थ्योरी जानबूझ के वेस्टर्न डीप स्टेट जानबूझ के स्प्रेड करता है एंड प्रमोट करने के लिए, क्लास स्ट्रगल, कियोस क्रिएट करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई। एंड इस थ्योरी के तहत कुछ हीरोज उन्होंने क्लास स्ट्रगल से जेन्युइनली लिए, मगर वो मेजरली हिंदू थे। अब अगर मेरे को हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट करना है, तो इन्हीं लोगों ने कुछ लिटरेचर में मुस्लिम पॉपुलेशन के कुछ लोगों को लिया गया, जिसमें से एक नाम आता है जो मैं जिक्र करना चाहता था, तीतू मीर का। इसका जिक्र बार बार हो रहा है, जो कह रहे हैं 200 साल का जो जिक्र कर रहे हैं, तो टीटू मीर का जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका नाम कम्युनिज्म के तहत बाद में टेक्स्ट बुक्स में जानबूझ के लिखाया गया, ताकि वन फाइन डे भारत के अंदर भी और भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट किया जाए। अब इसी के तहत आपको लेटेस्ट पर्सपेक्टिव यह समझना है कि जहां भारत इस टाइम पे ओमान से ट्रेड डील कर रहा है, यूएई से कर चुका है, कल परसों न्यूजीलैंड से करके आया है, और ट्रंप को हम पूछ नहीं रहे हैं, तो ट्रंप को भारत के आसपास ये सारा अनरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहां पे हमें इसको फिर दोबारा समझना पड़ेगा कि टूल किट क्या है। डीप स्टेट की टूल किट ये है कि जो लोकल एनजीओ या लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या अलाइंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक मुद्दे को उछालें। वो मुद्दा के बीच में आया उस्मान हादी। गलती उससे ये हो गई कि वो 23-24 साल का जो बंदा था, वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लग गया, तो एंटी यूनस भी हो गया, एंटी एनसीपी भी हो गया, एंटी भारत भी हो गया, एंटी यूएस भी हो गया। सर बिल्कुल। अब यूएस और फ्रांस ने देखा कि भाई उस्मान हादी का मुद्दा शुरू करो, मगर उसको स्केपगोट बना के जो बड़ा नाम है जिसको लिंकेज किया जाए हिस्ट्री में, वो उन्होंने टीटू मीर को कर दिया। और ये सारा जो नारियल फोड़ना है वो भारत और एंटी हिंदू कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली हिंदू सिविलाइजेशन या भारत सिविलाइजेशन जो है सर, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम जो इन्होंने यूरोपियंस ने बनाया उससे डिफरेंट है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का मतलब क्या फिर, कि हम इस तरह की एट्रोसिटी पर खामोश रहें? आपको मैं एक छोटा सा इंस्टांस बताता हूं, उसके बाद यश भारती और द्विवेदी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर रंजन जी आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। बांग्लादेश में क्या हुआ, एक हिंदू व्यक्ति को, दीपू चंद्र दास को सिंबॉलिज्म के तौर पर मारा गया। वो हिंसा का शिकार नहीं हुआ है, इसको यहां पर क्लियर करना चाहिए। मुझे लगता है मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसे हिंदू होने की वजह से जानबूझकर जलाकर लटकाकर मारा गया, ताकि वो इंडिया तक मैसेज जाए और पूरा भारत उबल पड़े। पहली बात, हिंदू मारा गया, धर्म देखकर मारा गया, यही काम पहलगाम में हुआ।
इस बीच पहलगाम और इस घटना के बीच में बहुत सारे दौरे आईएसआई के अधिकारियों के और फजलुर रहमान के बांग्लादेश में होते हैं। तो इसके पीछे पाकिस्तान बैक्ड एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, यह 100% ट्रू है। इसको मैं दावे के साथ पत्थर की लकीर पर लिख सकता हूं, कभी नहीं मिटेगा। लेकिन फिर हमारा चांस क्या है? इसका एक एक्सटेंडेड एंगल मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बिल्कुल बोला सही। एक एक्सटेंडेड एंगल यह है कि वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज हैं, ये एंटी हिंदू और एंटी भारत का प्रेरोगेटिव वर्ल्ड ओवर फैलाने की कोशिश है, ताकि हर जगह से एनआरआईज जो भारतीय हैं वो भारत वापस जाएं, या प्रेशर मोदी गवर्नमेंट को डालें कि भैया तुम डीप स्टेट के तहत नील डाउन कर दो। ये मैं आपको सिर्फ एड ऑन दे रहा हूं। जी ठीक है, द्विवेदी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम अपना चांस तो बढ़ाएं, कम से कम मजबूत तो करें। जो बात हुलियालकर जी कह रहे थे, लगाए ना सैंक्शन। इसके बाद मैं यश भारती रंजन जी आपके पास आ रहा हूं। द्विवेदी सर लगाए ना सैंक्शन। आप लोग डिमांड कीजिए भाई, आप लोग इतने बड़े संस्था चलाते हैं, इतने लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते? डिमांड कीजिए, बोलिए लगाओ सैंक्शन, बंद करो बांग्लादेश के साथ सभी तरह के व्यापार। हम नहीं पहनेंगे बांग्लादेश के कपड़े। मेरे घर में कल जाकर मैं चेक करता हूं, अगर बांग्लादेश के कपड़े हो मैं कल ही चलाऊंगा घर के बाहर उन कपड़ों को। विवेक जी, हम तो जितने हिंदू संगठन है, हिंदुओं के लिए केवल हिंदू संगठन ही आगे आते हैं, कोई भी राजनीतिक दल नहीं आता है। पहली बात बताओ। दूसरा, मैं अमन जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरीके से उन्होंने बात किया है, और उनको पता है, यूएस को पता है कि यहाँ पे सपा कांग्रेस पार्टी जैसे लोग हैं जो इस मुद्दे ऐसे करने से हमारा पूरा समर्थन करेंगे, और वही आज हो रहा है। वो यूएस के जो ट्रंप हैं, ट्रंप जी एकदम सफल हो रहे हैं अपनी नीति पे। क्यों? क्योंकि हमारे राहुल गांधी जा करके अमेरिका में उनसे अपने देश की जिस तरह के एक हिंदुस्तानी भी द्विवेदी सर, एक हिंदुस्तानी भी कई सौ विदेशियों पर भारी है, मैं तो ये मानता हूं। तो आप कम से कम वो जज्बा तो दिखाइए, आप मांग तो कीजिए सरकार से, मैं आपके साथ खड़ा हूं कि बंद करो रिलेशन, बंद करो सारे टाइज। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं पर्सनली आपको सपोर्ट करूंगा। पूरे देश में अगर किसी ने दीपू चंद की हत्या के खिलाफ अगर आवाज उठाई है तो हिंदू संगठनों ने उठाई है। हिंदू संगठन आज मुंबई में, देखिए आज मुंबई में अब तो सब बोल रहे हैं, अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है, क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा मामला हाइप कर गया, बहुत सारे सवाल उठाए गए, अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है। अब कोई सिलेक्टिविज्म नहीं रह गया, अब सब बोल रहे हैं कि दीपू चंद्रदास की हत्या जो हुई है वो गलत हुई, इसकी निंदा की जानी चाहिए। मैं कहता हूं निंदा से आगे बढ़ के क्या करेंगे हम? ये निंदा वाली कार्रवाई से आगे कब निकलेंगे? मेरा कल का भी स्टेटमेंट यही था कि अगर सरकारें साथ नहीं देती, सरकार अगर हिंदुओं के साथ में नहीं खड़ी होती तो अब यश भारती कुछ कहना चाह रहे हो? रंजन जी आपके पास में आ रहा हूं। मैं कहता हूं रंगपुर को आप मिला दीजिए नॉर्थ ईस्ट के साथ, और कॉक्स बाजार के इलाके को मिला दीजिए नीचे। आप देखिए कि फिर क्या होता है। दूध का दूध और पानी का पानी 2 मिनट में ना आ जाए, बांग्लादेश को समझ में ना आ जाए, तो फिर आप बताइएगा। यश भारती कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक भाई, मुझे कोई एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए, जब पहलगांव की घटना हुई उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, भारतीय फौज ने जब कार्रवाई करी तो किसी ने कोई खिलाफत करी हो? तो पाकिस्तान पे पानी का प्रतिबंध लगाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा लगाइए, तत्काल लगाइए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाइए, और भी जो प्रतिबंध लगाने लगाइए। लेकिन ये दोगला रवैया क्यों? पाकिस्तानी मीडिया को इजाजत क्यों दे दी फिर भारत के अंदर, और वो भी गुपचुप तरीके से? क्या ऐसी आवश्यकता थी जो मीडिया को आजादी दे दी आपने? उसी तरीके से ये दोहरा रवैया बांग्लादेश के साथ में है। पूरा देश चाहता है देश सुरक्षित रहे और देश के आसपास की आबादी, क्योंकि पड़ोसी अगर दुखी रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे और कैसे खुश रहेंगे? तो ये भारत की संस्कृति नहीं है। अगर पड़ोसी दुखी है, नहीं आप चाहते हैं पाकिस्तान को खुश कर, अगर पड़ोसी दुखी है तो ये भारत नहीं, पाकिस्तान को तो खुश करने का काम अटल बिहारी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक और भी तमाम लोगों ने किया है। इनके 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी बढ़िया कूटनीति थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए और सजा पाई। ये इनकी कूटनीति रहती है कि ये दलाली करने में भी बाज नहीं आते देश की रक्षा सौदे को लेकर। 2009-10 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आए तो हमने 500 करोड़ रुपए हेल्प किया, ये भी क्यों नहीं मेंशन करते आप? मैं क्या क्या मेंशन करूं? या तो आप मित्रता रख लीजिए या शत्रुता रख लीजिए या व्यवहार। दीपू चंद्रदास के लिए आवाज उठा दीजिए, यही काफी है। आपकी इतनी मजबूत पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें आपने जीती हैं, इतने सांसद हैं आपके, अब से सांसद खड़े हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। मैं कहता हूं हालात बदलते देर नहीं लगेगी, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल एजेंडे में अभी भी लगे हुए हैं। विवेक
विवेक भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर है। विवेक भाई, हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारा मित्रता खत्म होकर शत्रुता क्यों शुरू हो गई? ये इंटरनेशनल पॉलिसी का फेलियर है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल पॉलिसी का आज फेलियर हो सकता है, बांग्लादेश है, लेकिन कल इसके पीछे नेपाल की है, एक और कल वजह म्यांमार है। है, कल चाइना है, जापान है, दुनिया है, कट्टरपंथ। ABCZ सबसे दुश्मनी ले लेंगे। कट्टरपंथ भाई साहब, कट्टरपंथ, इस पर भी मैं कभी किसी दिन आराम से डिबेट करूंगा, तब इस पर भी बातचीत हो जाएगी। यश भाई, रंजन सिंह, चूंकि समय सीमित है, रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप कुछ कह रहे हैं? एक सेकंड, 10 सेकंड। विवेक भाई, मुझे ये बताइए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के लिए आरती उतार रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, क्या हुआ? अब वही राष्ट्रपति दुश्मन हो गए, पुतिन को नया पापा बना देश दिया। दुश्मन थोड़ी ना हुआ है, वो अमेरिका वाला एंगल अलग, ठीक है, उस पर कभी और बात करेंगे, वो अमेरिका वाला एंगल अलग है। रंजन सिंह जी, मैं यश भारती जी को ही मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, जितने भी पड़ोसी मुल्क है, वो उससे हमारी मित्रता नहीं है, दुश्मनी है। ये बता दीजिए ना, भारत के कंपैरेटिवली कौन सा पड़ोसी मुल्क है जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध और समृद्ध हो चुका है? आप बता दीजिए। जब से पिछले 11 साल में पाकिस्तान की स्थिति देखिए, बांग्लादेश की देखिए, श्रीलंका की देखिए और भारत की देखिए, नेपाल की देखिए। आप अपने सर्वांगीण विकास की बात आप नहीं करेंगे, इसको एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। आप ये भारतीय भाई, यश भाई, इस बात को तो आप मानते ही नहीं है। आप सच को जानते हैं, दिल स्वीकार कर रहा है, जबान से शब्द नहीं है। क्यों नहीं शब्द है? क्योंकि किसी खास व्यक्ति को आपको खुश करना है। स्ट्रिक्ट एक्शन, सैंक्शंस कब होंगे? बांग्लादेश, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश का, वो कह रहा है कि भाई हम पूरा नॉर्थ ईस्ट अपने में मिला लेंगे। देखिए, समय हम आने, पश्चिम बंगाल मिला लेंगे, हम बिहार मिला लेंगे। सरकार बैठी हुई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं विवेक भाई, काम जारी है। जरूरी नहीं है कि सरकार के हर एक गतिविधि को मीडिया में हमेशा लाया जाए, लेकिन परिणाम तो दिखेगा ना आने वाले समय में। 5 साल के बाद, 1.5 साल तो हो गए, अभी तुरंत दिखेगा। शेख हसीना के निर्वासित हुए कितने साल हो गए? तुरंत दिखेगा भाई साहब। मैं आपको बताऊं, जब पूरा देश यही एक्सपेक्ट कर रहा है रंजन भाई, जो बात आप कह रहे हैं कि परिणाम बहुत जल्द दिखने वाले हैं, हम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए ना, सीएए का जो कदम था, वो कदम ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पूरा देश परिणाम का इंतजार कर रहा है। माफी चाहूंगा, वक्त सीमित है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन परिणाम का इंतजार पूरा देश कर रहा है। मैं ये बात खुलकर कहना चाहता हूं कि नतीजा चाहिए इस देश को, भारत को, हिंदुस्तान को, 140 करोड़ लोगों को, कि बांग्लादेश में अगर इस तरह की एट्रोसिटी हो रही है, पाकिस्तान में इस तरह की एट्रोसिटी हो रही है, तो हम उस पर कब एक्शन लेंगे। जी हां, एक्शन की बात होनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, AIMIM के प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए असदुद्दीन ओवैसी, ऑप्शन बी हुमायूं कबीर। सही जवाब भेजिए 724077 724077 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और आपको बताते हैं कल के विनर का नाम है राजीव संगप्पा, पिंसलवार परभनी, महाराष्ट्र से। राजीव जी, बहुत बहुत बधाई, आपको जल्दी दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से एक शानदार तोहफा। फिलहाल एक ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, लाइव और लगातार।